पंखू और मंकू दोनों तोते बाग में अमरूद के पेड़ पर रहते थे। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते और शाम में आकर पेड़ की शाखों में टी टी करने लग जाते। सिर्फ एक अमरूद ही खा खा कर उनके मुंह का जायका यकसा हो गया तो उन्होंने जायका बदलने की खातिर दूर तक उड़ान भरने की सोची। ये फल के ख़त्म होने का मौसम था। वो बेचारे अपने परों को थका कर वापस आ गए, लेकिन इन्हें खातिर खुराक ना मिल सकी। अमरूद के पेड़ पर आकर पंखू ने मंकू से कहा, अरे भैया, अब तो हमें कुछ नहीं मिला, क्यों ना ये अमरूद खाकर ही अपने पेट का दोजख भर लें। मंकू, अगर अमरूद ही खाना था तो हम इतने दूर तक क्यों गए? मेरे तो सारे पंख भी दर्द कर रहे हैं, मुझे कुछ मुख्तलिफ सा खाना है। पंखू के दिल में कुछ मुख्तलिफ खानों की ख्वाहिश शदीद थी। उसने मंकू को रुआन से लहजे में जवाब दिया। जब उसने ये कहकर गर्दन मटकाई तो उसकी नज़र निस्बतन निचली शाख पर अटकी हुई हरी मिर्च पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह अपने पंख लहराता फ़ौरन मिर्च के पास पहुंच गया। मंकू को भी लगा कि इस लहराती उड़ान के पीछे ज़रूर कोई वजह है। अब दोनों मिर्च के दाएं बाएं बैठ गए। ये मिर्च मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा है। पंखू ने मंकू की भूखी नज़रों को गुस्सैली नज़रों से जवाब दिया। हम इसे आधा आधा भी तो कर सकते हैं ना? पंखू ने मुंह में आते पानी को ज़बरदस्ती रोका। तुम तो अमरूद भी खा सकते थे, फिर अब क्यों तुम्हारी राल टपकने लगी है? पंखू ने इसको पुरानी बात याद दिलाई। मंकू सर झुकाकर बैठ गया। उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई 3 मिर्चों पर गई तो उसकी आंखें खुशी से बाहर निकल आई। मंकू ने उसकी उड़ान देखी तो इकलौती हर मिर्च को दाबे वो भी ज़मीन पर आ गया। अभी पंखू और मंकू फिर से लड़ने का सोच रहे थे कि वो जाल में लिपट गए। छोटे से लड़के ने, जिसका नाम साकिब था, उस जाल को एहतियात से थाम रखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो। तुम्हारी कम अक्ली की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ। पंखू ने मंकू को चोंच मारते हुए कहा। जवाबन मंकू के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ टी 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 करके शोर डाला। साकिब ने मजबूती से जाल को थामे रखा और अपने घर जाकर उन दोनों तोतों को अपने पिंजरे में कैद कर दिया। पंखू भैया हमेशा मुझे बेवकूफ़ साबित करने पर तुले रहते हैं। मैं हमेशा उनकी सुनता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा इस पिंजरे से मैं खुद निकलूँगा। मंकू मन ही मन में सोच रहा था। पंखू ने इसके करीब आकर उसके पाँव पर चोंच मारी। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अपने नाकारा दिमाग को मत थकाओ। तुम छोटे हो, वक्त के साथ साथ चीज़ों को समझने की एहलियत तुम में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तुम अक्सर ही बेवकूफ़ी कर जाते हो। इसलिए मैंने तुम्हें डपट दिया। भैया, तुम इस बात को दिल पर ना लेना। पंखू ने मंकू को मनाने की कोशिश की। अच्छा, मंकू ने एक लफ्ज़ी जवाब देकर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। देखो भैया, इस पिंजरे से ज़्यादा बड़ी मुसीबत हमने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना है। तुम वही करना जो मैं कहूँगा। इस तरह पहले तुम आज़ाद हो जाओगे और बाद में मुझे भी आज़ादी मिल जाएगी। पंखू ने मंकू के कान में सरगोशी की। सच्ची खुशी से मंकू की आंखें फिर बड़ी हो गई। मुच्ची, पंखू ने जवाब दिया। अब दोनों पिंजरे की जाली को देखने लगे। हम क्या करेंगे? मंकू ने जवाब दिया। जवाबन पंखू ने सारा मंसूबा गोश गुजार कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिंजरे की जाली को चोंच से हिला जुला कर देखना शुरू कर दिया। एक जगह से इन्हें उनकी मतलब की जाली मिल गई। वह हल्की हल्की हिल रही थी। अब पंखू ने अपनी चोंच से पूरा जोर लगाकर जाली को ऊपर की तरफ उठाया। मंकू ने अपनी चोंच इस रास्ते से निकाली। पंखू ने मज़ीद जोर लगाया, जाली को मज़ीद ऊपर किया। मंकू का सर अब पिंजरे से बाहर था। पंखू अपना जोर लगा रहा था कि यकायक मंकू ने टी 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 का शोर बर्पा कर दिया। हाय, मैं मर गया, हाय मेरी गर्दन। शोर सुनकर पंखू की जान तो जो निकलनी थी वो निकल गई, लेकिन साथ ही साकिब भी दौड़ता हुआ कमरे से निकला और उसने पिंजरे के पास आकर मंकू की गर्दन को वापस अंदर किया।
बहुत शरारती हो का तबसरा करके पिंजरे की जाली पर लोहे की तार लपेट दी। पंखू ने एक खफा नज़र साकिब पर डाली और एक गुस्से की निगाह मंखू पर डाली, फिर सर झुका दिया। साकिब ने दोनों को बाजरा डाला और पिंजरे की मजबूती को जांच कर चल दिया। देखा तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से ये लोहे की तार पिंजरे के गिर्द लपेट दी गई है। तुम्हें मैंने कहा था ना कि पूरा जोर लगाकर बाहर निकल जाना, लेकिन तुमने अपनी ही की टी 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 मचा दी। साकिब के अंदर जाते ही पंखू मंखू पे बरस पड़ा। मुझे लगा कि जब वो बच्चा हमें इतनी तकलीफ में देखेगा तो फिर खुद ही आज़ादी कर देगा। पंखू ने अपनी हाँ की। पागल हो तुम, अगर उसने हमें आज़ाद ही करना होता तो वो हमें पकड़ता ही क्यों? पंखू का दिल चाहा कि वह अपना सर पीट ले। अरे अच्छा भैया, अब तुम ना रूठो, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, इस पर अमल करके हम ज़रूर निजात हासिल कर लेंगे। पंखू ने शर्मिंदा लहजे में अपने किए पर पशेमानी जाहिर की। अब तुम क्या तरकीब जहन में सोच कर बैठ गए हो? पंखू ने गज़बनाक नज़रों से देखा। वो साकिब को खुश करके रिहाई हासिल कर लेगा। पंखू समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, दोनों अपनी अपनी करते रहे। एक दिन शाम में साकिब के घर वाले करीबी अजीज़ के घर गए। साकिब घर में अकेला था। न जाने उसके मन में क्या समाई। उसने पिंजरे में बाजरा डाला। मंखू ने हमेशा की तरह उसकी उंगली पर प्यार से काटा। फड़फड़ाने आने लगे और वक्त के साथ इस फड़फड़ाने में तेजी आ गई। यूं लगता था जैसे छोटे से पिंजरे में भौचाल आ गया हो। साकिब दौड़ा कमरे से आया। उसने जब ये अफ्ताब देखी तो अपने बड़े भाई नाजिम को भी बुला लिया। नाजिम ने फ़ौरन कैंची मांगी और पंखू और मंखू के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उनके पंख काट दिए। अब ये अगर पिंजरे से बाहर निकल भी गए तो उड़ान नहीं भर सकेंगे। नाजिम ने साकिब को हौसला दिया तो वो दोनों भाई कमरे में चले गए। पंखू को अपने पंख बहुत अजीज थे। अब वो हिचकियों से रो रहा था, जबकि मंखू अभी भी ढीठ ही था। वो खामोशी से शर्मिंदा सा बैठा था। उसके अंदर हिम्मत ही ना पड़ी कि वो भाई से माफ़ी भी मांग ले। बहुत दिन बीत गए। कटे परों के साथ एक बेनाम सी नाराज़गी ने दोनों भाइयों के दरमियान पर्दा हाइल कर दिया था। साकिब बाजरा पानी डालने आता तो मंखू मानूस सी हरकतें करता। प्यार से साकिब की उंगली पर काट लेता, जबकि मंखू मुंह बनाकर दूसरी तरफ खड़ा रहता। मंखू सुबह सवेरे उठकर पानी को चोंच में भरता, फिर अपने ऊपर फेंकता। इसके बाद अपने परों को छटक कर ताज़ा दम हो जाता, जबकि पंखू एक तरफ खड़ा रहता। इतने दिनों में दोनों परिंदों के पर भी नए आ गए। मंखू सोचता था कि वो साकिब को खुश करके रिहाई हासिल कर लेगा। पंखू समझाता था कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, दोनों अपनी अपनी करते रहे। एक दिन शाम में साकिब के घर वाले करीबी अजीज़ के घर गए। साकिब घर में अकेला था। न जाने उसके मन में क्या समाई। पिंजरे में बाजरा डाला। मंखू ने हमेशा की तरह इसकी उंगली पर प्यार से काटा तो साकिब ने भी उसके सर को सहला दिया। फिर साकिब ने पंखू को पकड़कर बाहर निकाल दिया और जाकर मुंडेर पर बिठा दिया। ना तुम हंसते हो ना बोलते हो, तुम खुश नहीं लगते, यूं करो उड़ जाओ, साकिब ने पंखू को कहा। पंखू को बहुत खुशी हुई। पंखू बिल्कुल सहम गया। अगर पंखू उड़ जाता तो सारी ज़िंदगी वो इस पिंजरे से ना निकल सकता था। पंखू मंखू से बड़ा था। पंखू इसे सही समझाता था। जहाँ मुंह बनाना हो वहाँ मैं हंसने लग जाता हूँ, जहाँ बोलना हो वहाँ चुप कर जाता हूँ। मुझे पंखू भैया की बातों और नसीहतों पर अमल करना चाहिए। मैं गलत करता हूँ, मैं छोटा हूँ और वो हमेशा मेरी गलतियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ। मंखू बस रोने ही लगा था कि उसे पंखू के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। इसने देखा तो पंखू साकिब के सर पर मंडला रहा था, फड़फड़ा रहा था, और साकिब अगर हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करता तो पंखू ज़ोर से इसके हाथ पर काट देता। मंखू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में पंखू ने लड़ते लड़ते आवाज़ लगाई,
आओ मंकू आ जाए। साकिब ने पंखू को निकालते वक्त पिंजरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मंकू को अब कहानी समझ आई। वो तेज़ी से साकिब के सर पर आन पहुंचा, उसके सर पर चोंच मारी और दोनों साकिब से दूर उड़ने लगे। ये चोंचों के भूत बातों से नहीं मानते। मंकू ने पंखू को प्यार से देखते हुए कहा और लंबी उड़ान भरी। हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और खुश रहें।